अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक पे चल रही थी और कल हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी सर्च करते हुए उसका रेट ऑफ रिटर्न कैसे हम मेजर करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है और हाउ डू वी मेजर IRR यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड, उसका डिसीजन रूल क्या है फिजिबिलिटी का और कंपैरिजन का। एनी क्वेश्चन कल के लेक्चर से कोई सवाल? जी बेटा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा था हम ऐसा डिस्काउंट रेट ढूंढेंगे जिस पे NPV 0 आए। तो ऐसा डिस्काउंट रेट जिस पे NPV 0 आ जाए उसको हम IRR कहेंगे। दोनों जुमले में फर्क है। हम ऐसा डिस्काउंट रेट ढूंढते हैं जिस पे NPV 0 आ जाए। जिस डिस्काउंट रेट पे कैश फ्लोज की NPV 0 आती है वो डिस्काउंट रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है। बेटा बीच में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहीं इस्तेमाल हुई यहाँ पे? मैंने तो कहा हम ऐसा डिस्काउंट रेट ढूंढेंगे कि प्रोजेक्ट की NPV 0 हो जाए। तो इस पूरे जुमले में कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल हुई? तो हमने तो भाई रेट ढूंढा जिस पे NPV 0 होती है, वो रेट प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उसके बाद आती है। जब आपने प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया फिर आप देखते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, IRR की कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहीं नहीं आई। हमने तो ऐसा रेट ढूंढा है जिस पे NPV 0 हो रही है। तो ये NPV मेथड वाली NPV नहीं है। ये जुमला मैंने कल बोला था जिसको आपने पिक नहीं किया। ठीक है, ये NPV मेथड वाली NPV नहीं है। NPV मेथड में जो NPV आती है वो कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करके आती है। जहां पे हम कैश फ्लोज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट नहीं कर रहे, हम तो खुद टकरे मारे ऐसा रेट मिले जिसपे NPV 0। तो हमने हिट एंड ट्रायल से ऐसा रेट ढूंढा जिसपे NPV 0 है, तो हमें पता लग गया प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न। अब हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न क्या आया है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जो कि मैं क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अगर तो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट फीजिबल है। अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं। ठीक है बेटा जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा, अगर हम कैश फ्लोज को, भाई डेफिनेशन ये है कि ऐसा रेट जिस पे प्रोजेक्ट की NPV 0 है वो रेट IRR होता है। तो इसका मतलब यही है कि IRR पे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे तो वो 0 होगी, क्योंकि IRR की डेफिनेशन ही हमने यही बनाई ना। तो कैलकुलेट करने का तरीका ये बनाया कि IRR वो रेट होता है जिस पे NPV 0 आ रही हो। आती नहीं। उसकी वजह ये है कि असल IRR तो ये थी। इंटरपोलेशन से आपको क्या मिली? एस्टिमेट। ठीक है, आपने जो IRR कैलकुलेट की वो एस्टिमेटेड IRR है। उस रेट पे जब आप कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे तो आपकी NPV 0 प्रिसाइजली नहीं आएगी, 0 के आसपास आएगी, 2, 4, 5, 10 रुपए ऊपर नीचे होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि आप जो IRR इंटरपोलेशन से कैलकुलेट कर रहे हो वो एग्जैक्ट IRR नहीं है, वो एस्टिमेट है, थोड़ी सी ऊंच नीच है। ठीक है, आप एग्जैक्ट IRR कैलकुलेट करोगे तो IRR की तो मतलब ही है भाई वो रेट जिस पे NPV 0 होती है। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, जी बेटा, डिसएडवांटेज 4th and 5th। जैसे बीच जी सवाल पूछना चाह रहे थे 4th and 5th डिसएडवांटेज में। पॉइंट नंबर 4, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज मे गिव राइज टू मल्टीपल IRR। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज मे गिव राइज टू मल्टीपल IRR। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं? हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखे। लेट्स अज्यूम ये एक प्रोजेक्ट आपके सामने है। पहले हम नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज को समझें। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद प्रोजेक्ट में रिटर्न आनी शुरू होगी, आगे चल के फिर कहीं इन्वेस्टमेंट आ गई, नेट कैश फ्लो नेगेटिव आ गया। ये नॉन कन्वेंशनल हो गए। कन्वेंशनल क्या है? एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, जब रिटर्न शुरू होगी ना बस रिटर्न ही आनी है, फिर दोबारा आउटफ्लो नहीं आनी। नॉन कन्वेंशनल क्या है कि भाई एक बार रिटर्न शुरू होने के बाद दोबारा नेगेटिव कैश फ्लो आ जाए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें एक प्रोजेक्ट शुरू करने के कुछ अरसे बाद आपको कोई एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पेश आती है। बेटा आपका नाम क्या है? आप क्लास में आए तो हैं लेकिन पता नहीं लगा, ये साथ जो बैठे हैं जो आपको देखना चाह रहे हैं। आप क्लास में आए तो हैं लेकिन लगा नहीं आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं, ना किताब ना रजिस्टर, आप आके मोबाइल से खेलने लगे हैं। आर यू सीरियस? आर यू श्योर यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास? ये मार माई क्वेश्चन टू यू, आर यू श्योर यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास? माई क्वेश्चन टू यू, आर यू श्योर यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास? यस या नो? यस या नो। तो आप आज पहली दफा हमारी क्लास में, पहले भी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ना किताब ना रजिस्टर ना पार्टिसिपेशन,
अच्छा चलिए बताइए हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल हमने क्या पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ रहे हैं जी? चलिए परसों हमने क्या पढ़ा था वो बता दें, लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा था वो बता दें। वगैरह पढ़ा था। मैं फिर दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, आर यू श्योर यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास? ठीक है। अच्छा जी, नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज क्या होते हैं? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी होती है जिनमें एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद जब रिटर्न शुरू हो जाती है तो फिर दोबारा आगे चल के कहीं आउटफ्लो आ जाते हैं। और किस वजह से आएंगे? मे बी आपकी मशीन में कोई मेजर ओवरऑल करवाना पड़ता है। प्रोजेक्ट मशीन की नेचर ऐसी है कि आपको मेजर ओवरऑल करवाना पड़ गया, जिसकी वजह से ओवरऑल बेशक आपने उस साल में कुछ कमाया भी, लेकिन ओवरऑल पे इतना ज्यादा खर्चा आ गया कि नेट आपका नेगेटिव हो गया। तो दिस इज नॉन कन्वेंशनल। जी, दोबारा इन्वेस्टमेंट आ गई, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी होगी कि अभी मशीन चल रही थी, चलते चलते हमें बहुत मेजर उसको ओवरऑल कराना पड़ा, मजीद उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, तब हम उसको मजीद अगले 2 साल चला पाएंगे। कि 3 साल चलने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर अगले 2 साल चलेगी। सो इसको हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है? अभी इसमें बात कंप्लीट कर लूं, ये डिस्कशन अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई। अब यहां पे जुमला क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज मे गिव राइज टू मल्टीपल IRR। मतलब जब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के का IRR कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जिसके कैश फ्लो नॉन कन्वेंशनल होंगे, तो उसके कैश फ्लोज की मल्टीपल IRR आता है। आपने ग्राफ देखा था? ग्राफ में लाइन एक दफा 0 NPV को क्रॉस कर रही थी। ये 0 NPV है। जो पहले आपसे ग्राफ मैंने शेयर किया था वो ग्राफ ये था कि लाइन एक दफा इसको क्रॉस करती है। लेकिन जब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं तो ये एक स्टैटिस्टिकल एरर आ जाती है हमारी कैलकुलेशन में। ये स्टैटिस्टिकल एरर आ जाती है और फिर वो लाइन इस तरह 2 दफा क्रॉस कर जाती है इस लाइन को। एक तो यहां पे भी एनपीसी से एग्जांपल ये 10% है, इस पे भी एनपीवी 0 आ रही है। ये 20% है, इस पे भी एनपीवी 0 आ रही है। अब IRR क्या है? ये प्रॉब्लम आ गया। तो ये इसकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है इस टूल की। सो अकॉर्डिंगली हम यहां से जो सीखते हैं कि आप फिर ऐसे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते हुए जिसके कैश फ्लो नॉन कन्वेंशनल है, आप IRR का टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे IRR भी एक एडवांस टूल है, एनपीवी की तरह डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड टूल है, एक अच्छा टूल है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि भाई ये हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। स्पेशली ऐसा प्रोजेक्ट जिसके कैश फ्लो नॉन कन्वेंशनल है, उस पर आपने इसको अप्लाई नहीं करना। बाकी प्रोजेक्ट्स पे यू मे फील एट लिबर्टी कि एनपीवी का टूल लगा लें या IRR का टूल लगा लें, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट जिसके आपने जब कैश फ्लो एस्टिमेट किए वो नॉन कन्वेंशनल निकले, तभी आगे चल के दोबारा आउटफ्लो आ जाएगा। जब हमने कमाना शुरू कर दिया फिर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, तो वहां पे आपने IRR यूज नहीं करना। ठीक हो गया? तो ये है जी पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5 को देखें, किधर गया? पॉइंट नंबर 5 के ऊपर है। एट टाइम इट गिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स विद एनपीवी। कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट कैसे दिए इसने एनपीवी के साथ? तो वो बात हमारी यहाँ पे शायद ये डिस्कशन में भी कहीं आ रही थी। अगली डिस्कशन हमारी बात शुरू ही वहां से होनी थी, कॉन्फ्लिक्ट विद IRR एनपीवी। अगर आप रिकॉल करें, हमने 2 प्रोजेक्ट्स डील किए थे, A, B। हमने इनकी एनपीवी भी कैलकुलेट की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और हमने इनकी IRR भी कैलकुलेट की थी। IRR तो हमने कल ही कैलकुलेट की थी। A की IRR आई थी 17.75 और B की IRR आपने निकाली थी 23.04, ऐसे ही है। और एनपीवी हमने शायद लास्ट वीक की थी। A की एनपीवी थी समवेयर 14,740 और B की एनपीवी थी 6 समथिंग, क्या थी? 662। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस वक्त हमारी थी यहाँ पे 10%। ठीक है? एनपीवी मेथड जब अप्लाई किया तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैश उसको डिस्काउंट किया। प्रोजेक्ट A की एनपीवी 14740 आई, प्रोजेक्ट B की एनपीवी 6662 आई। प्रोजेक्ट A का रेट ऑफ रिटर्न 17.75 आया, प्रोजेक्ट B का रेट ऑफ रिटर्न 23.04 आया। हमने जब भी कोई इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टूल इस्तेमाल करते हैं, हम इसको 2 डिसीजंस के लिए देख सकते हैं। एक फिजिबिलिटी के लिए कि भाई हमने एनपीवी का टूल इस्तेमाल किया, तो एनपीवी के तहत क्या ये प्रोजेक्ट A फीजिबल है? आंसर इज यस, एनपीवी इज पॉजिटिव, प्रोजेक्ट A इज फीजिबल। क्या ये प्रोजेक्ट B फीजिबल है? आंसर इज यस, प्रोजेक्ट B इज आल्सो फीजिबल। A और B में से बेहतर कौन सा है? एनपीवी मेथड के तहत जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा है वो बेहतर है। IRR मेथड पे आइए, क्या प्रोजेक्ट A फीजिबल है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसकी रिटर्न
कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है। क्या प्रोजेक्ट बी फीजेबल है? यस, क्योंकि इसकी रिटर्न भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? बी। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ये याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट फिजिबिलिटी पे कभी नहीं आएगा। जो प्रोजेक्ट एनपीवी के तहत फीजेबल है वो प्रोजेक्ट आईआरआर के तहत भी फीजेबल होगा। जो प्रोजेक्ट एनपीवी के तहत नॉट फीजेबल है वो आईआरआर के तहत भी नॉट फीजेबल है। फिजिबिलिटी के क्वेश्चन पे इन टूल्स में कोई इख्तलाफ नहीं होता कि कोई प्रोजेक्ट फीजेबल है या नहीं है। दोनों टूल्स एक प्रोजेक्ट के बारे में सेम ओपिनियन देते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन कि बेहतर कौन सा है, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन कि भाई बेहतर कौन सा है, देन देयर मे बी, हमेशा नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट, देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक हो गया? तो फिजिबिलिटी के क्वेश्चन पे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कंपैरिजन जब करोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कि भाई दो प्रोजेक्ट में से बेहतर कौन सा है, तो वहां पे देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आ भी सकता है और हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। बेटा नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो हम ऐसे कैश फ्लो को कहते हैं जिनमें एक दफा इन्वेस्टमेंट शुरू होने के बाद जब आपकी रिटर्न आ जाए, रिटर्न आने के बाद दोबारा फिर कभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ जाए, फिर नेगेटिव आ जाए। मतलब इन्वेस्टमेंट हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई शुरू में, 1 2 3 4 5 ईयर लाइफ है, आपने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके प्रोजेक्ट किया, अगले साल फिर से 50 की इन्वेस्टमेंट आ गई, कोई बात नहीं, फिर आपकी 40 30 50 20 रिटर्न आई। ये कन्वेंशनल कैश फ्लो है। तो क्योंकि एक दफा इन्वेस्टमेंट के बाद जब रिटर्न शुरू हो गई तो फिर रिटर्न ही आई है, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं आई। दीज आर कन्वेंशनल कैश फ्लो। लेकिन एक दफा रिटर्न शुरू होने के बाद कभी दोबारा नेट कैश फ्लो नेगेटिव आ जाए तो हम उसको, ये नॉन कन्वेंशनल बन गया। नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो क्या है कि इन्वेस्टमेंट के बाद जब रिटर्न शुरू हुई तो फिर इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो ये नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो हो गया। जी पीछे से कोई सवाल करना चाहते हैं? जी बेटा। एडवांटेज में पॉइंट नंबर 5, बेटा ये कह लीजिए आईआरआर की बेसिस पे जब भी आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो, ऑल्दो आईआरआर चेंज इन वेल्थ को मेजर नहीं कर रहा। हमने एनपीवी की एक स्ट्रेंथ डिस्कस की थी कि एनपीवी आपकी चेंज इन इन्वेस्टर्स वेल्थ को मेजर करता है। पॉजिटिव एनपीवी है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट करने के नतीजे में यू विल बिकम रिचर। नेगेटिव एनपीवी है, इसका मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की सूरत में यू विल लूज योर वेल्थ, इसलिए हम नेगेटिव एनपीवी का प्रोजेक्ट नहीं करते। अब आईआरआर का टूल वैसे तो वेल्थ में चेंज मेजर नहीं कर रहा, लेकिन आईआरआर का टूल हमें एक गाइडेंस जरूर दे रहा है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, तो ऐसा प्रोजेक्ट यकीनन हमारी वेल्थ में इजाफे का बाइस बनेगा। ये जुमला लिखा है वहां पे। आईआरआर का फिजिबिलिटी रूल क्या है? सिर्फ वो प्रोजेक्ट करने हैं जिनका रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। तो जिन प्रोजेक्ट्स का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है उन प्रोजेक्ट्स की एनपीवी पॉजिटिव होती है ना। एनपीवी पॉजिटिव का मतलब क्या? एनपीवी मेथड में जब एनपीवी पॉजिटिव आती है इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। तो वही मतलब यहां पे उस दूसरे अंदाज से देखा जा रहा है कि अगर प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, इसका मतलब इस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव होगी। एनपीवी मेथड में इसकी पॉजिटिव आएगी एनपीवी, और पॉजिटिव एनपीवी का मतलब वेल्थ में इजाफा। तो यहां पे यही जुमला लिखा हुआ है कि इफ कंपनी सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट वेयर आईआरआर एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो यकीनन शेयर होल्डर वेल्थ में इजाफा आएगा। जी आपका कुछ और लिखा हुआ है? माय मिस्टेक जी, मैं देख रहा था अगर नोट्स में कोई फर्क लिखा हुआ है तो इसको मैं देख लेता हूँ क्यों फर्क रह गया। इतनी लंबी तकरीर करवा दी, पहले बताया था। डज नॉट नीड, अच्छा वहां पे 6 है, डज नॉट नीड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी नोन फॉर इट्स कैलकुलेशन। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना जरूरी नहीं है। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना जरूरी नहीं है। आपको एनपीवी का टूल अप्लाई करना है। एनपीवी का टूल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इंफॉर्मेशन के बगैर आप एनपीवी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको प्रोजेक्ट कैश फ्लो भी पता हो, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पता हो, फिर ही आप प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट का आईआरआर बताओ, उसके लिए तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना जरूरी नहीं है। आपसे कहा जाए प्रोजेक्ट की एनपीवी बताओ तो आपका सवाल होगा जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या, जिसमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है। आपसे कहा जाए प्रोजेक्ट की आईआरआर बताओ तो आप ये सवाल मुझसे नहीं करोगे, कोई से 2 रेट पकड़ के आईआरआर निकाल दोगे।
इसको डिसएडवांटेज क्यों कहा जा रहा है इसको एडवांटेज क्यों कहा जा रहा है आईआरआर का? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन इटसेल्फ एक अलग टॉपिक है। मतलब आपने अगर एनपीवी का टूल अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ एनपीवी की कैलकुलेशन नहीं आनी चाहिए, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, फिर ही आप प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनपीवी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आईआरआर का टूल अप्लाई करना है तो आईआरआर कैलकुलेट करने की हद तक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानना जरूरी नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉलेज के बगैर आप प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जान सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉलेज के बगैर आप प्रोजेक्ट की एनपीवी नहीं जान सकते। तो चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ एक एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आईआरआर का एक एडवांटेज है कि आप विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप आईआरआर कैलकुलेट प्रोजेक्ट की कर सकते हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा मिनिमम मैक्सिमम आप कह रहे हैं आईआरआर की कैलकुलेशन में? हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट दिया जाता है, हमारी गाइडलाइन है कि हम एक रेट, दो रेट हमने आईआरआर के लिए सिलेक्ट करने होते हैं। वो रेट बाय द वे कोई से दो ले सकते हैं, लेकिन जनरल गाइडलाइन है कि एक रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम ले लो, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ले लो। मिनिमम और मैक्सिमम का वर्ड मुनासिब नहीं है कि एक मिनिमम रेट लेना है, एक मैक्सिमम लेना है, ऐसा नहीं है। एक डिस्काउंट रेट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम ले लेते हैं, एक डिस्काउंट रेट हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ले लेते हैं। ये हमारी गाइडलाइन है आईआरआर की कैलकुलेशन में। जी एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है स्पेशलाइज्ड कैश फ्लोज से डीलिंग, उनकी डिस्काउंटिंग, एन्युटीज एंड परपेचुइटीज। ये दोनों से आप डील करना सीख चुके में हैं अपनी अर्लियर स्टडीज में, क्यूएम में, ऐसा ही है। तो सबसे पहले जी हमें ये पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आती है कि हमें बाज़ का प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जिनकी हमें फिजिबिलिटी करनी होगी। उन प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एन्युटी की शेप लेंगे या परपेचुइटी की शेप लेंगे। तो एन्युटी शेप में कैश फ्लोज आए, उनकी डिस्काउंटिंग हमें आनी चाहिए। परपेचुइटी शेप में कैश फ्लोज आए, उनकी डिस्काउंटिंग हमें आनी चाहिए। तभी हम कैश फ्लोज की पीवी लेके नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। तो एन्युटी की डेफिनेशन क्या है जी? एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, सीरीज मतलब एक से ज्यादा कैश फ्लोज में होते हैं, हैविंग ऑल फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होंगी। उस सीरीज का हर कैश फ्लो बराबर होगा और हर कैश फ्लो का दरमियानी इंटरवल बराबर होगा, और तीसरी चीज डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। तो ऐसी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, ऐसी सीरीज मतलब एक से ज्यादा कैश फ्लोज की लिस्ट है जिसमें कैश फ्लोज बराबर है, कैश फ्लोज के दरमियान वक्फा बराबर है और कैश फ्लोज का पीरियड डेफिनेट है, डिफाइंड है। कब शुरू हुई सीरीज, कब खत्म हुई, ये भी हमें पता हो तो हम इसको एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी की पीवी लेने का तरीका जो आपने सीखा हुआ है एनुअल कैश फ्लोज इनटू एन्युटी फैक्टर। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपने सीखी भी है। और इस कैलकुलेशन की लॉजिक समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा केस आपके साथ अगर शेयर करूं। लेट्स अज्यूम आपको ईयर वाइज एक कैश फ्लो की फिगर दी जाए, आपको कहा जाए भाई ईयर 1, 2, 3, आगे चलकर मजीद इस पे बात करेंगे। 1 का मतलब होता है आज से 1 साल बाद, 2 का मतलब होता है आज से 2 साल बाद, 3 का मतलब होता है आज से 3 साल बाद। अगर आपको कहा जाए कि भाई ये 3 कैश फ्लोज हैं जो आपने रिसीव करने हैं फॉर दैट मैटर, अगले 3 सालों में आपको सालाना ये अमाउंट आएगी, तो वी कैन कॉल दिस एन एन्युटी। ये एक एन्युटी है क्योंकि इसमें तीनों खुसूसियात मौजूद हैं। इसके कैश फ्लोज बराबर हैं, हर कैश फ्लो के दरमियान वक्फा भी बराबर है, 1-1 साल का वक्फा है, और इनका पीरियड भी डिफाइंड है। साल बाद पहला कैश फ्लो आएगा और आखिरी कैश फ्लो 3 साल बाद आएगा। तो तीनों क्वालिटीज मौजूद हों तो फिर हम इसको एन्युटी कहते हैं। तो अगर तो हमें कहा जाए भाई 10% डिस्काउंट रेट है, 10% डिस्काउंट रेट लेके इसकी पीवी कैलकुलेट करो इस सीरीज की, तो इस सीरीज की पीवी हम एन्युटी के नॉलेज के बगैर भी कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू टेबल पर जाइए तो 10% 1 ईयर 0.909, 10% 2 ईयर 0.826, 10% 3 ईयर 0.7। हम एन्युटी के नॉलेज के बगैर भी इस सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 909, 826, 751 सम कीजिए तो 2 अब ये जो कैलकुलेशन हमने की है, हमने इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन की है, 1 एडिशन की है। लेकिन इस कैलकुलेशन को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इस कैलकुलेशन को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.909 प्लस 1000 इंटू 0.826। मैं इसको एक तरह इक्वेशन शेप में ला रहा हूं, प्लस 1000 इंटू 0.751। यही कैलकुलेशन है जो मैंने परफॉर्म किया ऊपर टेबल में। मैंने ऊपर टेबल में परफॉर्म की थी, इधर मैं एक लाइन में ले आया। मैथमेटिकली यू शुड रिकॉल कि 1000 इसमें कॉमन है, ऐसा ही है, 1000 कॉमन है, बाहर निकालें तो बीच में क्या बचा 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, और इनको अगर सम कर लें तो ये बनता है जी 1000
इंटू 2.486 और ये जनाब 2486। तो इंस्टेड कि मैं ये 3 मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन से यहां पहुंचूं, अगर मुझे ये वैल्यू मिल जाए तो मैं एक मल्टीप्लिकेशन से अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू ले पाता हूं। यही एन्युटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो को डिस्काउंट करना हो तो आप एनुअल कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पीवी ले लेते हो। और अब एन्युटी फैक्टर, इसको हम एन्युटी फैक्टर कह रहे हैं, इसको हम एन्युटी फैक्टर कह रहे हैं। एन्युटी फैक्टर से मुराद किसी एन्युटी की पीवी लेनी हो तो उसके लिए जो हम फैक्टर यूज कर रहे हैं। अब यहां से आप एन्युटी फैक्टर की कंस्ट्रक्शन समझ सकते हो, एन्युटी फैक्टर आता कहां से ये समझ सकते हो। तो एन्युटी फैक्टर बेसिकली क्या है? 3 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम, यही है एन्युटी फैक्टर। 3 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सम है। तो भाई हमारी जो डिस्कशन है, अगर मैं एन्युटी की पीवी को समराइज करूं, किसी भी एन्युटी की पीवी लेनी है उसका तरीकाकार क्या है? एनुअल कैश फ्लो, एक कैश फ्लो उठाओ और उसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। आप कोई पूछे एन्युटी फैक्टर क्या है, तो एन्युटी फैक्टर होता है हर कैश फ्लो के जो रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इनका सम। मेरे 3 कैश फ्लोज हैं 1 से लेकर 3 तक, तो 10% पे 1 से 3 तक के फैक्टर्स का सम करो, इसको हम एन्युटी फैक्टर कहते हैं। बजाय से हर साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को अलग-अलग मल्टीप्लाई करके फिर सम करूं, मैं एक ही दफा कैश फ्लोज, एक कैश फ्लोज को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू ले सकता हूं। और ये एन्युटी फैक्टर मुझे इसका सम करके निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एन्युटी टेबल अवेलेबल होता है, मेरे पास एन्युटी टेबल अवेलेबल है जिसको हम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल कह रहे हैं। 10%, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 2.487, राउंडिंग ऑफ का सिर्फ फर्क है। अलग-अलग को सम करें और एक कैलकुलेट का ठीक करें वैल्यू, तो ये जी हमारे पास 2.48 सम आ रहा है। अब यहां पे इस टेबल की कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। N1 पे 1 साल का फैक्टर है, N2 पे 1 और 2 का सम है, N3 पे 1, 2, 3 का सम है, N4 पे 1, 2, 3, 4 का सम है। तब आपको आपके कैश फ्लोज जिन सालों से रिलेट करते हैं उस साल उतने सालों का सम आपने उठाना है। तो जैसे हमारे कैश फ्लोज 1, 2, 3 से रिलेट करते थे, हमारा R 10% था तो हमने ये उठा लिया, एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर। और एन्युटी फैक्टर क्या है? रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर का सम, और वो हम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकाल सकते हैं। और बाय द वे ये इसका फार्मूला है। जैसे प्रेजेंट वैल्यू का हमने फार्मूला पढ़ा था ना, 1 + R - n, इसी तरह एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने का, सम कैलकुलेट करने का फार्मूला भी हमारे पास टेबल के टॉप पे अवेलेबल होता है। और ये फार्मूला हमें जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि टेबल की एक लिमिट है। टेबल जाता है जी 20 साल तक, जैसे ये टेबल 20 साल तक जा रहा है और 20% तक जा रहा है। 2 हिस्से हैं, 10% का हिस्सा एक ये है, 10% से 20 साल ये है, और 11% से 20 साल ये है। इसका मतलब अगर हमारा कोई कैश फ्लो 20 साल से आगे जा रहा है तो टेबल की लिमिट खत्म हो जाएगी। हमारा डिस्काउंट रेट 20% से ज्यादा है, टेबल की लिमिट खत्म होगी, हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए कहां से अवेलेबल होगा। आई डोंट थिंक वील हैव टू मेमोराइज इट। ये टेबल के साथ हमें फार्मूला भी एग्जाम में अवेलेबल होता है, तो फार्मूला भी अवेलेबल होगा, टेबल भी अवेलेबल होगा। तो जहां पे वैल्यूज टेबल के अंदर है टेबल से पिक कर लें, जो वैल्यूज टेबल की रेंज से बाहर है इस फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट किया करेंगे। तो एन्युटी क्या है और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना और एन्युटी फैक्टर, ये जी हमने बात की। ये एन्युटी आ गई, ये पीवी ऑफ एन्युटी की बात आ गई, और ये एन्युटी फैक्टर की डेफिनेशन और ये उसका फार्मूला। एन्युटी फैक्टर इज द समेशन ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स and it can be obtained from NVT tables available in the books, exam में available on demand, and this is the factor to calculate present value factor। जैसे मैं इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज फीड करूं, जब हमने यूज की, हमने जो वैल्यूज यूज की उसमें n था 3 साल और R था 10%। इस डाटा को लेके 1 - 1.10 raised to power -3 over 0.1, इसको सॉल्व कीजिए, यू शुड गेट दिस आंसर 2.487। ये आंसर आपको यहां से मिलेगा। तो ये फार्मूला की मदद से हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की होती है। ये टेबल हमें इसी फार्मूला की मदद से बनाया गया है। जी एनी क्वेश्चन? हमें फार्मूला का इस्तेमाल भी आना चाहिए, लेकिन हम प्रेफर टेबल का यूज किया करेंगे जहां तक एप्लीकेबल है। जहां पे टेबल की लिमिट से बाहर निकले वहां पे हम फार्मूला इस्तेमाल कर लिया करेंगे। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? एन्युटी की डेफिनेशन, एन्युटी की पीवी कैलकुलेट करने का तरीका और एन्युटी फैक्टर की कहानी। एन्युटी की टाइप्स भी आपने पढ़ी हुई हैं। नॉर्मल एन्युटी, डिलेड एन्युटी, एडवांस एन्युटी। एन्युटी ड्यू भी किसी को कहा जाता है इनमें से, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। वेल, बाय व्हाटएवर नेम यू कॉल्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन्युटी, नॉर्मल, डिलेड एंड एडवांस। नॉर्मल एन्युटी है जी ऐसी सीरीज विच स्टार्ट्स आफ्टर 1 ईयर। जैसे मैंने जो एग्जांपल अभी आपसे शेयर की थी, इसमें पहला कैश फ्लो कब आया था? आफ्टर
1 year. That was normal. That was case of normal annuity. केस नंबर 2 डिलेड एन्युटी, ऐसी सीरीज जिसमें कैश फ्लो शुरू हो बियॉन्ड 1, एक के बाद शुरू होते हैं, वो 2 से हैं, 3 से हैं, या 4 से हैं, 10 से हैं, साल बाद नहीं पहला कैश फ्लो आया, 2 साल बाद आ गया, 4 साल बाद पहला कैश फ्लो है, 10 साल बाद पहला कैश फ्लो है, तो ऐसी सीरीज जो बियॉन्ड 1 शुरू होती है उसको हम डिलेड एन्युटी कहते हैं। और ऐसी सीरीज जो इमीडिएटली शुरू होती है, आज से ही शुरू हो गई, उसको हम एडवांस एन्युटी कहते हैं। तो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज which starts after 1 year, normal annuity, which starts beyond 1, 2 से from 2, 3 onward, delayed annuity, which starts immediately, आज से शुरू होगी, उसको हम एडवांस एन्युटी कहते हैं। अच्छा, ये तीनों टाइप्स ऑफ एन्युटी को समझने के लिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हमारे पास है, इलस्ट्रेशन 19। ये जो इलस्ट्रेशन 19 का डाटा है जी हमारे पास, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1000 पर एनम फॉर 5 years, 1000 सालाना 5 साल तक, स्टार्टिंग 1 year फ्रॉम नाउ, स्टार्टिंग इमीडिएटली, स्टार्टिंग इन 4 years टाइम। बाय डेफिनेशन ये नॉर्मल है, ये एडवांस है और ये डिलेड है। ये तीनों एन्युटी की हमें एग्जांपल दी गई हैं और हमसे कहा गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10% पे डिस्काउंट करने हैं इस 1000 की एन्युटी को। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे, मैं एक काम करता हूं, मैं इन तीनों एन्युटीज को एक लाइन पे प्लॉट करता हूं। मैं एक लाइन पे इन एन्युटीज को प्लॉट करता हूं, फिर हम इनकी डिस्कशन हम करते हैं। इलस्ट्रेशन 19, ये जी मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें ये टुडे आ गया, ये 1 year, 2 year, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 तक कहानी जाने वाली है। पार्ट 1 हमें कहता है जी हमारी सीरीज शुरू होगी 1000 फॉर 5 years इन 1 year टाइम, साल बाद 1000 आएगा, 2 साल बाद 1000 आएगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। दूसरा पार्ट कहता है जी हमारी सीरीज जो है 1000 की वो इमीडिएटली शुरू हो जाएगी, मतलब पहला 1000 इधर ही आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और तीसरा पार्ट हमें कहता है कि हमारी सीरीज शुरू होगी 4 साल बाद, मतलब पहला 1000 इधर आएगा, इसके बाद टोटल 5000 पूरे होने हैं। और हमें कहा गया है हमारा डिस्काउंट रेट जो आर है वो 10% है, तो 10% के लिहाज से हम यहां पे जरा इंडिविजुअल हर साल का फैक्टर ले आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सिंगल फैक्टर जो होते हैं 10% 1 year 0.909, 10% 2 year 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.5, 564, 53113, 513, 467। अच्छा जी, ये हमने डिस्काउंट फैक्टर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल, एडवांस एंड डिलेड एन्युटी हमने प्लॉट कर दिया। अब ये सारी हमारी एन्युटीज है, ऐसा ही है, ये सारी हमारी एन्युटीज हैं, लेकिन टाइमिंग डिफरेंट है। ये एन्युटी साल बाद शुरू होगी, ये एन्युटी आज से शुरू हो रही है, ये एन्युटी 4 साल बाद शुरू हो रही है, लेकिन तीनों एन्युटी में जो कॉमन चीज है, 5 कैश फ्लोज 1000 ईच, 5 एनुअल कैश फ्लोज 1000 ईच, ये कॉमन चीज है, लेकिन टाइम डिफरेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट का है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसका मतलब इनकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, ठीक हो गया, इनका प्रेजेंट वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, इनकी प्रेजेंट वैल्यू सबकी फर्क आएगी। लेकिन बेसिक फार्मूला जो हमने सीखा हुआ है पीवी ऑफ एन्युटी का, वो है जी एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर। अब एनुअल कैश फ्लो की बात करें तो वो इन तीनों में सेम है, पहले केस का भी 1000 है, दूसरे केस का भी 1000 है, तीसरे केस का भी 1000, ऐसा ही है। ये हम पीवी की कैलकुलेशन के लिए जा रहे हैं, तो भाई एनुअल कैश फ्लो तो तीनों में सेम है, इसका मतलब फर्क है तो वो एन्युटी फैक्टर में है, क्योंकि पीवी फर्क आनी है, एन्युटी फैक्टर में फर्क है। अब जरा एन्युटी फैक्टर की डेफिनेशन ध्यान में रखो, एन्युटी फैक्टर इज सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो जनाब पहली एन्युटी के रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहां से यहां तक है, हमें इनका सम चाहिए, ऐसे ही है। पहले केस के लिए हमारी एन्युटी 1 से लेके 5 तक है, तो हमें 1 से लेके 5 तक के प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर का सम चाहिए। और अभी हमने डिस्कशन की थी टेबल की कंस्ट्रक्शन,
और मैंने आपसे कहा था भाई ये टेबल की कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि इसमें N2 पे 2 साल का सम है, 3 पे 3 साल का सम है, तो हमें कितने साल का सम चाहिए? 5 साल का। वो ये अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल। N5 पे जो वैल्यू मिल रही है आपको, जो 10% N5 पे जो वैल्यू मिल रही है, ये 1 से 5 तक का सम है। ये 1 से 5 तक का सम है, तो हमें यही चाहिए था, हमें 1 से 5 का ही सम चाहिए था ना। तो हम 1 से 5 का सम 3.791 यहां से पिक करते हैं। तो पहले केस में 1000 इंटू 3.791 इट इज रुपीज 3791। ये जी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। पहला केस हमारा 1000 इंटू 3.791, क्योंकि हमारी नॉर्मल एन्युटी है, नॉर्मल एन्युटी के लिए 1 से 5 तक का सम चाहिए। 1 से 5 का सम डायरेक्टली हमें टेबल में मिल गया, हमने उठा लिया N5 पे जाके। दूसरा केस, हमारी एन्युटी शुरू हो रही है आज से। पहला कैश फ्लो आज है और आखिरी कैश फ्लो हमारा 4 पे आ रहा है। तो जनाब यहां से लेके यहां तक का हमें सम चाहिए। तो अगर मैं N4 पे जाता हूं, मैं अगर N4 पे जाता हूं तो N4 मेरे कितने कैश फ्लोज को कवर कर रहा है? मेरे 4 कैश फ्लोज को कवर कर रहा है। ठीक है, जरा N4 पे जाइए और N4 से वैल्यू उठाइए। N4 3.170 पहले हम ये वैल्यू लेके आते हैं अपने सामने 3.170। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये वैल्यू, हमने तरीका सीखा एन्युटी फैक्टर होती है हर कैश फ्लो का रेलेवेंट फैक्टर का सम, तो क्या ये 3.170 मेरे हर कैश फ्लो के फैक्टर को कवर कर गया? आंसर इज नो। मेरा एक कैश फ्लो इसमें बाहर रह गया, क्योंकि मेरा टेबल तो शुरू होता है 1 ऑनवर्ड, 1 2 3 4। ये मेरा कैश फ्लो आज का है। और अब मैं अगर अपनी प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी की डिस्कशन साथ रिकॉल करूं, तो हमने पढ़ा हुआ है जो आज का कैश फ्लो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में होता है, उसने डिस्काउंट नहीं होना होता, इसलिए उसका फैक्टर 1 होता है। आज के कैश फ्लो का फैक्टर 1 होता है। तो जनाब ये एक मैनुअल एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। हमें टोटल 5 कैश फ्लोज के लिए 5 फैक्टर का सम चाहिए। हमारी एडवांस एन्युटी में आखिरी फैक्टर N4 पे आ रहा है। हम आखिरी फैक्टर N4 पे गए, वहां से जब हमने वैल्यू उठाई वो 1 2 3 4 का सम है। हमने कहा जी हमारी एक कैश फ्लो पीछे रह गई, ये तो इस लिस्ट में कवर ही नहीं हुई। N4 तक तो 1 से 4 का सम आया, ये पीछे रह गई, ये पीछे रह गई। बट हमें पता है जो आज का कैश फ्लो होता है उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 होता है। ये हम पीछे डील करते आए हैं। आज का कैश फ्लो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं, तो इसका जो फैक्टर 1 है उसको मैनुअली एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। और ये जनाब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई इसकी रुपीज 4170। तो सूल क्या रहा? आपने अपनी एडवांस एन्युटी में आखिरी कैश फ्लो को देखा, वो किस साल का है, उस साल का एन्युटी फैक्टर उठा लिया। आखिरी कैश फ्लो ईयर 4 का है, उसका एन्युटी फैक्टर उठा लिया। फिर चेक करना है कि भाई क्या हमारे सारे कैश फ्लो कवर हुए, तो एडवांस में आंसर इज नो, हमारा एक कैश फ्लो रह गया, उसका 1 हम इसमें मैनुअली एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, सिमिलर अगर मैं प्रोसेस करूं ये डिलेड एन्युटी पे, तो डिलेड एन्युटी पे मेरा आखिरी कैश फ्लो कब है? 8 पे। तो मैं अगर N8 पे जाऊं, अगर मैं N8 पे जाऊं 10% N8 5.335, जरा फॉलो करना जरा, 5.335, क्या ये फैक्टर मेरी एन्युटी के लिए सूटेबल है? आंसर इज नो। ये फैक्टर तो सम है 8 का, 1 से लेके 8 तक का सम है। तो मुझे तो कहां से कहां तक चाहिए था? 4 से 8 तक चाहिए। तो क्या करूं? माइनस कर दूं। क्या माइनस करूं? पहले 3 माइनस कर दूं, तो पहले 3 का सम मुझे मिल जाता है, वो भी टेबल से। तो पहले 3 का सम ये आ रहा है जी 2.487, इसमें से माइनस कर देंगे तो जनाब ये वैल्यू कितनी बनी? 2848। तो हमने डिलेड एन्युटी को कैसे हैंडल किया, अगर मैं इसकी कहानी थोड़ी सी यहां पे लिख दूं। मैंने एक एन्युटी फैक्टर लिया N1 से 8 का, इसमें से मैंने माइनस कर दिया N1 से 3 का फैक्टर, तो रिजल्टेंटली जो मुझे फैक्टर मिल गया वो N4 से 8 का है। ठीक है, यहां पे मैं अभी वो ऑन कर देता हूं। एक कॉमन टेंडेंसी रहेगी कि N8 के फैक्टर में से N4 माइनस कर, तो भाई 4 नहीं माइनस करना, 4 का कैश फ्लो तो हमारे पास है, हमने तो वो फैक्टर माइनस करना जिसका कैश फ्लो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास 1 से 8 तक 1 2 3 नहीं है, हमें 1 से 8 तक के सीरीज में से 1 2 और 3 नहीं है, तो हमें 1 से 3 तक का सम माइनस करना है। तो हमें 4 5 6 7 8
ये 5 फैक्टर्स का सम मिल जाएगा जो हमारे लिए रेलेवेंट है। हमारे कैश फ्लोज के रेलेवेंट फैक्टर का सम यहां से मिलता है। तो डेफिनेशन अगर आपने याद रखी हुई है कि एन्युटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो रेलेवेंट फैक्टर का सम हम निकाल लेंगे। डिलेड एन्युटी को, बिफोर वी डू सम मोर एक्टिविटी, रिवीजन एक्टिविटी ऑन दिस, डिलेड एन्युटी को डील करने का इसके अलावा भी एक तरीका होता है। सम ऑफ यू मे हैव लर्न दैट इन QM। दोनों अल्टरनेटिव मेथड है, दोनों इक्वली गुड काम करते हैं। तो जब हम जाएंगे ना इंशाअल्लाह CFAP 4 में, तो CFAP 4 में मैं आपको ये मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, डिलीट एन्युटी का दूसरे वाला मेथड ही पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है स्टेज पे शायद इस मेथड को एब्जॉर्ब करना जरा आसान रहता है। CFAP 4 में हमें वही मेथड लेकर चलना होता है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिन पे ये मेथड फेल हो जाता है। बट इस लेवल पे हमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। हमें जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये मेथड वर्केबल है और हमें इसको स्टेज पे सीखना आसान है। सिंपल हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं, सम ऑफ रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके तहत लेकर हम इसको चलते जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नॉर्मल एन्युटी है, एडवांस एन्युटी है, डिलेड एन्युटी है, हम तीनों को ले पाएंगे। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 20, जो इसकी रिपीट रिवीजन एक्टिविटी है। तो लेट्स परफॉर्म इलस्ट्रेशन 20। अच्छा, यहां पे हमारे पास इलस्ट्रेशन 20 का जो डाटा हमारे पास है, तो यहां से अगर मैं इसको आपकी साथ इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहीं पे क्वेश्चन पे ही आंसर, तो वैसे इसके चैप्टर एंड पे अवेलेबल होते हैं, तो इसकी व्हाइट बोर्ड पे इसका आंसर आपको मैं आप शेयर नहीं करूंगा, यहीं पे आएगा। तो भाई एनुअल कैश फ्लो है, इसको मल्टीप्लाई करना है एन्युटी फैक्टर के साथ, और एन्युटी फैक्टर हमें चाहिए 3 से लेके 15 तक का सम 15% पे। इसका तरीकाकार क्या रहेगा? आप पहले 15% 15 ईयर का सम उठाओ, 15% 15 साल, 15% 15 साल, 5.847, 5.847, 5.847, और इसमें से इररिलेवेंट पीरियड माइनस कर दो, क्योंकि ये तो 1 से 15 का सम है, हमारे कैश तो 3 से शुरू हो रहे हैं, ना 1 का है ना 2 का, ये 2 मिसिंग है। तो 15% 2 साल 1.626 लीजिए जी। यहां से आप प्रेजेंट वैल्यू बताइए जी, 12663 लीजिए जी। ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारी इलस्ट्रेशन 1 की। इलस्ट्रेशन 2, एनुअल कैश फ्लो 5000 है, 12% डिस्काउंट रेट है, और 1 से 10 का सम तो सीधा हमें 10 पे मिल जाएगा जाके ना। तो टेबल पे जाइए, N10 पे जाइए, 12% 10 ईयर, 12% एंड 10 ईयर, ये जो वैल्यू है, और ये 1 से 10 तक का ही सम है, हमें यही चाहिए था 5.650, 5.650। तो वैल्यू क्या है? 28250 लीजिए जी, ये भी हैंडल हो गया। अब आइए एनुअल कैश फ्लो 15 एवरी ईयर, स्टार्टिंग 0 से 15 एंड रेट इज 25 के हम जाते हैं तो टेबल में तो 25 का टेबल नहीं अवेलेबल। इसका मतलब हमें यूज करने पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसकी मैं अगर यहाँ पे वर्किंग से बनाता हूं, ये मैं यहाँ पे अगर फार्मूला लिखा हूं तो फार्मूला था जी 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n ओवर आर। तो 1 माइनस आर इज 25, और n इस केस में हम लेते हैं हमारा आखिरी कैश फ्लो 15। तो जनाब n माइनस 15 कीजिए, वैल्यू बोलिए क्या है? 3.85। 3 डेसिमल तक बिल्कुल ठीक काम, 3 डेसिमल तक लिखा करेंगे क्योंकि टेबल भी 3 डेसिमल तक ही होता है। 3.859 ये हमारी वैल्यू आई फैक्टर की। अब मैं अगर इसको यहां पे 3.859 लिखता हूं तो क्या मेरे 0 से 15 तक सारे कैश तो पूरे हुए? नो, ये तो 1 से 15 तक है। तो 0 का फैक्टर +1, क्योंकि ये जो मैंने फार्मूला यूज किया इसने मुझे 1 से 15 का सम दिया है, तो 0 के लिए 1 ऐड किया, क्या वैल्यू आई? 72885 लीजिए जी। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वर्किंग 1 के थ्रू मैंने यहाँ पे वर्किंग 1 परफॉर्म की, जिसके थ्रू मैं ये लेके आया। इसके बाद है जी इलस्ट्रेशन नंबर 4, एनुअल कैश फ्लो है 50,000। इसके लिए फैक्टर चाहिए 6% 8 to 20। इसका तरीकाकार होता है 6% 20 ईयर्स पे जाइए, मिलता है टेबल में ये तो 6% और 20 ईयर्स, 6% 20 ईयर्स 11.47, 11.47। अब क्या ये मेरे लिए ठीक है?
हमारे कैश फ्लो से मैच करता है? आंसर इज नो। ये तो सम है 1 से 20 का, हमें तो 8 से 20 का सम चाहिए। तो कौन से माइनस करने हैं? 7। 8 से 20, 8 पे तो हमारा कैश फ्लो आ गया ना, तो हमें 1 से 7 तक जो है वो माइनस करना है। तो 6% N7 सॉरी 5.582 इसमें से माइनस कर देंगे जी 5.582। तो जनाब यहां से हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल गई कितनी है जी? 294400। लीजिए जी, ये हमारी चौथी इलस्ट्रेशन भी होगी। एनी क्वेश्चन, एन्युटी क्या है, एन्युटी की टाइप्स क्या है और एन्युटी की पीवी कैसे ली जाती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी, नॉर्मल एन्युटी, एडवांस एन्युटी, डिलेड एन्युटी। हमें एग्जाम में किसी भी नेचर का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है जिसमें कुछ प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज नॉर्मल एन्युटी की शेप में होंगे, कुछ प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज एडवांस एन्युटी की शेप में हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज डिलेड एन्युटी की शेप में हो सकते हैं। तो एन्युटी की डिस्काउंटिंग हमें आती होगी तो हम एफिशिएंटली, क्विकली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके नेट प्रेजेंट वैल्यू में उसको यूज कर सकेंगे। हम एफिशिएंट कैलकुलेशन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। कोई सवाल? नॉन कन्वेंशनल आएंगे बेटा। एन्युटी कैश फ्लो तो वो है जो हर साल कॉमन है। नॉन कन्वेंशनल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बस हमें ख्याल ये रखना होगा। बात का आपको एक क्वेश्चन देता है, आपके साथी ने जो सवाल किया कि एग्जाम में हमें क्या नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो आ सकते हैं, तो आंसर इज यस। तो सवाल कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कहेगा कि ये प्रोजेक्ट है, कहानी है इसकी, तो इसको एवेल्युएट कीजिए, वो मेथड नहीं बताएगा। तो हमने किसी भी प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले उसके कैश फ्लो देखने होते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ कितने साल है, 5 साल है, 7 साल है, सालाना वहां से हमें नेट कितना कैश फ्लो इन या आउट होना है। तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट कैश फ्लो आप गेस करोगे, एस्टिमेट करोगे, तो अगर तो वो कैश फ्लो सारे के सारे हैं कन्वेंशनल कैश फ्लो हैं, अगर वो कन्वेंशनल कैश फ्लो मतलब शुरू में इन्वेस्टमेंट हुई फिर रिटर्न आनी शुरू होगी, तो फिर तो आप एट लिबर्टी हो, एनपीवी कर लो, आईआरआर कर लो, जो मर्जी कर लो। लेकिन आपने कैश फ्लो बनाए वो नॉन कन्वेंशनल निकले, तो फिर आपको सिर्फ एनपीवी ही टूल अप्लाई करना है। सिर्फ ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा वहां पे। अच्छा, ये आज के लिए इतना ही। कल हम डिस्कशन को कैरी करेंगे, हम परपेचुइटी की बात करेंगे क्या है, और फिर एन्युटी परपेचुइटी को लेके कुछ डिस्काउंटिंग एनपीवी की